whether the Indian Parliament has right to amend the fundamental rights. While the Parliament has wide powers, does it have the power to destroy or emasculate the basic elements or fundamental feature of the Constitution? What is the limit of judicial review? क्या भारतीय संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, जबकि संसद के पास व्यापक शक्तियां हैं? क्या उसके पास संविधान के मूल तत्वों या मूलभूत विशेषताओं को नष्ट करने या जो है उसे रद्द करने की शक्ति है? न्यायिक समीक्षा की सीमा क्या है? इन महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों को जानने के लिए यहाँ ग्रोथमाउंट यूपीएससी के इस यूट्यूब मंच पर एक उपाख्यान के तहत, जिसका आज का टाइटल है केशवानंद भारती श्रीपदल गुरु वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और ये पूरा मामला 1973 का है। बहुत ही लैंडमार्क यह जजमेंट था सर्वोच्च न्यायालय का। इट वॉज द वाटरशेड मोमेंट इनफैक्ट फॉर अवर होल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ अपने आप में बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। परीक्षा संबंधी तो है ही है, मगर यहाँ अगर संविधान को समझना है, भारत की जो है पूरी राजनीति, भारत के जो है पूरे संविधान के गठन को समझना है, तो यहाँ यह अपने आप में यह फैसला जो है वो एक लैंडमार्क जजमेंट समान है या लैंडमार्क फैसले समान है। अब शुरू करनी है बात यहाँ। मैं हूँ आपके साथ ध्रुव जानी। स्वागत है आप सभी का ग्रोथमाउंट यूपीएससी के इस यूट्यूब मंच पर। आज लेक्चर छठा रहेगा इस जो है श्रृंखला के तहत, विशेष श्रृंखला जिनमें हम लोग प्रति सप्ताह 2 महत्वपूर्ण फैसले, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जिन्होंने संविधान को बदल के रख दिया या जिन्होंने पूरी की पूरी भारत की जो राजनीति है उसको बदल के रख दिया, ऐसे जो है फैसले सुप्रीम कोर्ट के, उनकी यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं। वैसे काफ़ी सारी जो हमारी हाई कोर्ट से भारत की, उनके भी फैसले जो है कुछ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, मगर यहाँ समय की जो है एक प्रकार से सीमा की वजह से हम लोग वो सारी चीज़ें आपके पास नहीं पहुँचा रहे हैं, मगर इवेंचुअली हम लोग वो सारी चीज़ें यहाँ आपके पास पहुँचाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से 360 डिग्री व्यू, एक होलिस्टिक अप्रोच से चीज़ों को समझने का और देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही रही बात आज के इस महत्वपूर्ण बिंदु की, तो देखिए काफ़ी सारे जो है विश्लेषक हैं, उनकी यहाँ राय इस पर्टिकुलर फैसले के ऊपर आई है, उनका अर्थघटन आया है, यानी कि बहुत ही डिस्क्रिप्टिव डिटेल्ड एनालिसिस रहा है। इनफैक्ट मेरे कुछ सीनियर्स है, मेरे कुछ जो है मेंटर्स है, उनके भी यहाँ जो है कमेंट्स इस पर्टिकुलर बिंदु के ऊपर, इस पर्टिकुलर फैसले के ऊपर आए हैं। यहाँ हम लोग ग्रोथमाउंट यूपीएससी के तहत यह व्यापक जो श्रृंखला चल रही है, जिसके तहत इस आज़ादी के जो है 75 वर्ष के दौरान हम लोग महत्वपूर्ण ऐसे सर्वोच्च अदालत के फैसलों को यहाँ समझते हैं, एक एग्जामिनेशन अप्रोच से, एक होलिस्टिक अप्रोच से चीज़ों को समझते हैं और आपके सामने रखते हैं। तो ये तो हमारी यात्रा का भाग है। हम भी यहाँ आज इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, अपने नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे। शुरू करेंगे क्विकली, मगर उससे पहले आपको मैं जानकारी बता दूं कि भाई आप growthmount.education.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ आप विजिट कर सकते हैं और यह सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स वहाँ से आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से आपकी नोट्स बना सकते हैं। इनफैक्ट यह सारी चीज़ें आपको वहाँ से डाउनलोड भी जो है आप कर सकोगे। इन दैट केस आपको हमारे साथ रजिस्टर और लॉगिन करना पड़ेगा, तो आपके लिए जो है पूरा एवेन्यू वो वहाँ तैयार है। सारे अन्य एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल्स भी है, रेफरेंस बुक्स भी है कुछ, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ हमें जो है यूट्यूब के तहत इसका पूरा वीडियो देखना है और पूरा अर्थघटन समझना है। साथ ही इस जो है चैनल को आप देख रहे हैं, जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, तो आप वहाँ से भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। वहाँ जो पूरी अपडेट्स है वो वहाँ से आपको मिल सकती है। तो अब शुरू करेंगे, और जैसे कि यह न केवल मात्र संधि सेवा के लिए महत्वपूर्ण है, मगर काफ़ी सारी जो है प्रकार की अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं जो होती है, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं होती है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी राज्य की हो। क्योंकि आफ्टर ऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो सेम ही रहेगा, जो पॉलिटी है वो भी सेम ही रहेगी। तो यहाँ चीज़ें जो है लगभग लगभग सारे भारत के अभ्यर्थियों को समझने लायक है। इंट्रोडक्शन से शुरू होगा। एक हमने मॉडस ऑपरेंडी सेट की है। जैसा आपको मालूम है कि इस श्रृंखला में चीज़ों को कुछ इस तरीके से देखते हैं: इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, आर्ग्यूमेंट्स दोनों पक्षों की, कोई लीगल इश्यू इन्वॉल्व उसमें होता है तो वो, फिर इसका जो है पूरे फैसले का इंपॉर्टेंस एवं उसका इम्पैक्ट, एंड लास्टली जो है हम लोग इसमें कोई जो है अन्य कोई कमेंट्स हो, कोई टिप्पणी हो, तो उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। अब शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। 3-4 बिंदु है, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि केशवानंद भारती
Sripadal Garvaru versus the State of Kerala case is a landmark verdict given by 13 judge bench of the Supreme Court. Yes, 13 judge bench. क्योंकि मुद्दा ऐसा था, यहाँ फंडामेंटल राइट्स को क्या पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऐसा गंभीर मुद्दा था जो पिछले काफी समय से चल रहा था। और ऐसा नहीं है कि यह प्रथम मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, मगर ऐसा काफी सारे मामले थे जो कहीं ना कहीं काफी सारे मामले थे जिनमें जो कानून होते थे वे कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करते थे लोगों के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। तो एक प्रश्न जो है, प्रश्न की लहर जो है वो उठी हुई थी कि भाई क्या संसद जो है उसके पास मूलभूत अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति है या नहीं है। सो दिस वाज द कोर क्वेश्चन। और जैसे हमने जो है गोलकनाथ के केस में देखा, जो कि इस सीरीज का चौथा लेक्चर है, जो आप अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको अनुरोध करूंगा, तो उसमें 11 जो है जज की बेंच ने एक फैसला दिया था और उसमें कहा था कि भाई यस, संसद के पास अधिकार है, वे फंडामेंटल राइट्स को जो है एक प्रकार से आप कह सकते हो कि चेंज कर सकते हैं। दे कैन रिफॉर्म फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मगर यहाँ फिर से यह मुद्दा आया, और जैसे यहाँ केशवानंद भारती की जो बात है, तो अगर उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ तो वे एक जो है मॉन्क थे, ही वॉज एन हिंदू मॉन्क एंड ऑफ एडनीर मठ विच वॉज लोकेटेड एट कासरगोड़ा, केरला, इंडिया, ठीक है। तो कासरगोड़ा में एक हिंदू टेम्पल के वे संत थे, हिंदू टेम्पल के नाम पे ज़्यादा ज़मीन थी। उतने में केरला का सीलिंग एक्ट आ गया, लैंड सीलिंग एक्ट, जैसे हमने गोलकनाथ केस में पंजाब का लैंड सीलिंग एक्ट देखा था। तो उस कानून के सामने जो है केशवानंद भारती ने एक लीगल जंग छेड़ दी। वो महंत ने, मंदिर के महंत ने, मॉन्क ने, और वो सारी चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में आई। तो उन्होंने भी कुछ जो है दलीलें पेश की थी, जो कि बता रही थी कि भाई ऐसे जो कानून होते हैं वे अपने आप में जो मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं भारतीय प्रजा को संविधान से, उनका हनन कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मुद्दा जो है वो अच्छे से देखा था। दूसरे बिंदु में कहा गया है, वर्डिक्ट सेट द प्रिंसिपल दैट द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द बेसिक जो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात भी यहाँ तय हो गई। अब व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, तो वो तो मालूम नहीं है, ऐसी कोई अवधारणा थी ही नहीं, मगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहली बार इसको स्थापित करने जा रही है, ठीक है। तो इस जो है दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण मामला है। बेसिक स्ट्रक्चर जो कि क्लियरली डिफाइंड तभी नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, मगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग केस में जो अलग अलग जो है मामले होते हैं, उनमें जो अलग अलग मुद्दे सामने आने लगे, संवैधानिक मुद्दे, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने आप जो है ऐसा फैसला सुनाने लगी कि भाई सपोज जो है फंडामेंटल राइट्स का प्रश्न आया तो भाई बोल दिया कि भाई उसको साइड में रख दो, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यह बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा बनी है, और काफ़ी सारी चीज़ें इनमें शामिल भी है। फिर उसके बाद देखें तो केशवानंद भारती श्रीपदल गुरु वॉज द पिटिशनर एंड द स्टेट ऑफ केरला वॉज द रिस्पोंडेंट। यानी कि केशवानंद भारती जो थे, जो कि महंत थे, और उनकी यहाँ उपाधि भी हमें दी गई है जिन्हें श्रीपद गलवरू कहा जाता है, और ही वॉज अ याचिकाकर्ता, ही वॉज अ पिटिशनर एंड द स्टेट ऑफ केरला वॉज रिस्पोंडेंट। यानी कि वे प्रतिवादी थे, सामने जवाब देने वाले थे, अपना बचाव करने वाले थे। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। अब बैकग्राउंड की बात करें तो अब चीज़ें समझते हैं कि कहाँ दिक्कतें हुई। The Kerala Land Reforms Act 1963, amended again in 1969, was enacted to fulfill the socio-economic obligation of state government of Kerala. Yes, जैसा पंजाब में हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी थे, एक अपर सीलिंग एक्ट को तय करना ज़रूरी था, तो एक कानून लाना पड़ा। सेम गोज विथ यहाँ स्टेट ऑफ केरला, इसे भी अपने यहाँ आर्थिक सामाजिक समानता बढ़ाने के लिए जो लैंड सीलिंग एक्ट है वो लाना पड़ा, अर्थात जो भूमि सुधारण प्रक्रिया है वो शुरू करनी पड़ी। अंडर दिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर्ड लैंड बिलोंगिंग टू द एडरम मठ इन कासरगोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है। जो सरप्लस जमीन थी, बहुत ही एडनेर मठ जो है वो बहुत ही जो है समृद्ध था, इनफैक्ट है, और ये एक सनातनी हिंदू धर्म का मठ था, हिंदू धर्म का मंदिर था, सनातनी हिंदू धर्म का, और काफ़ी सारी ज़मीन थी, तकरीबन 800-1000 एकड़ जो है तक की ज़मीन थी। मगर यहाँ सीलिंग एक्ट के तहत
वो सारी ज़मीन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्फिस्केट की गई, उनके द्वारा जो है जब्त में ली गई। चैलेंजिंग दिस लैंड एक्विजिशन, हिज होलीनेस केशवानंद भारती, हेड ऑफ एडनरमेंट, filed a writ petition under Article 32 for enforcement of rights under Article 25, right to practice and propagate religion; Article 26, right to manage religious affairs; Article 14, right to equality; Article 19, subclause 1F, freedom to acquire property; and Article 31, compulsory acquisition of property. So these were the fundamental rights which were violated by state government as presented by His Holiness केशवानंद भारती। उन्होंने यही कहा कि भाई ये सारे मेरे मौलिक अधिकार है जिनका हनन स्टेट गवर्नमेंट के एक कानून से, एक अधिनियम से हो गया है, एंड दिस आर सम राइट्स। ये बेसिक चीजें ही आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, अन्यथा नहीं मालूम है तो आप इन सबको नोट कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, मगर सारे जो हमारे महत्वपूर्ण हमारी जो धारा है संविधान की, वो सारी धाराएं हमें मालूम होनी चाहिए जिनमें यह फंडामेंटल राइट्स के कुछ प्रोविजंस है, तो आप वो भी कीजिए, वो इजीली अवेलेबल है। फिर यहाँ दूसरा बिंदु कहता है कि मीनवाइल द गोलकनाथ जजमेंट पुट सीवियर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, यहाँ गोलकनाथ केस में पार्लियामेंट के ऊपर कुछ ऐसी पाबंदियां लगाई गई जरूर, मगर यहाँ ओवरऑल जो है वो पार्लियामेंट को सत्ता थी, ठीक है, कि वे अमेंड कर सके, और यहाँ यही सत्ता का दुरुपयोग अब धीरे धीरे शुरू हो गया। साथ ही यह जो केरला के द्वारा लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो लाया गया था 1963 का, विच वॉज अगेन अमेंडेड इन 1969, तो ये उन्होंने 9th शेड्यूल में डाल दिया, ठीक है। और जैसा हमें मालूम है कि 9th शेड्यूल जो कि 1951 के प्रथम संवैधानिक जो संशोधन से लागू हुआ था संविधान में, मूल संविधान में मौजूद नहीं था, मगर पार्लियामेंट को एक प्रकार की प्रिविलेज जो है उनको दे वांटेड सम सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज, ठीक है, और उन्होंने जुडिशियल रिव्यू के परे 9th शेड्यूल की स्थापना की, जिनके तहत जो कानून है उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये उदाहरण भी बदली, ये ट्रेंड भी बदला और बताया कि भाई नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 9वीं अनुसूची में जो सूचित कानून है उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, अगर उसमें लगे कि उसमें कोई ऐसा तत्व है जो कि संविधान के मूल स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट कर रहे हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ऐसा यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के द्वारा, इस जजमेंट के द्वारा तय किया था। तो ये भी एक अपना आप में महत्वपूर्ण चीज है। कुल मिलाकर अगर केशवानंद भारती का अगर क्रश देखे तो 4 बिंदुओं में, बड़े बड़े 4 बिंदुओं में याद रखने हैं, जिनमें सबसे प्रथम है केशवानंद भारती केस डिसाइडेड द जो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि इस फैसले से संविधान के मूल अवधारणा, संविधान की या संविधान के मूल तत्वों की अवधारणा जो है वो प्रस्थापित हुई। ये प्रथम बड़ा बिंदु है। दूसरा बड़ा बिंदु ये है कि भाई अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत अगर कोई लॉ लागू है तो उनका जुडिशियल रिव्यू बेशक हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है, ये भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। तीसरा बिंदु जिसकी हमने चर्चा की, ठीक है, कि भाई इन केस 9th शेड्यूल में अगर कोई लॉ है तो वो लॉ अगर कोई लगे कि भाई यह संविधान के मूल तत्वों को वायलेट कर रहा है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। एंड फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यह सारी चीज़ें जो है वो बार बार अपने इस फैसले के बाद के समय में सुप्रीम कोर्ट ने यह सारे जजमेंट का बार बार काफ़ी सारे मामले में उपयोग किया है, काफ़ी सारे मामले में, और बार बार यही प्रस्तावित हुआ कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो केशवानंद भारती के जजमेंट में जो आया था वही रहेगा, और जो है उसकी जो उस हिसाब से ही पूरा तंत्र जो है वो चलेगा, ठीक है। तो इतना महत्वपूर्ण यह आज का हमारा कानून है। तो ये 4 बड़े बिंदु यहाँ हमें याद रखने हैं। फिर आता है यहाँ बैकग्राउंड में, जिसका तहत हमने देखा कि भाई गोलकनाथ केस के तहत पार्लियामेंट को कुछ पाबंदियां मिली है। इन द ईयर्स दैट फॉलोड गोलकनाथ केस, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 इन आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यस, तो ये भी एक अच्छा मामला है जो कि अपने आप में कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को रोकने वाला है, ठीक है, और यहाँ जो है आरसी कूपर जैसे लोगों के हितों की रक्षा करने वाला है। तो
कहने का तात्पर्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट जो है वे आमने सामने लगभग आमने सामने आ गए थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुना है तो उसे तुरंत उसका जो है काउंटर रिएक्शन यहाँ पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता था। ऐसा कोई कानून बनाया जाता था, ऐसा कोई अमेंडमेंट लाया जा सकता था जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरलैप किया जा सके। ठीक है, तो एक ऐसा जो ट्रेंड है वो यहाँ बन गया था। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट्स के ऐसे कानूनों को स्ट्रक डाउन कर देता था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड बता देता था, घोषित कर देता था। तो ऐसा जो एक रिलेशन है दोनों के बीच में वो यहाँ डेवलप हुआ। In Madhavrao Scindia versus the Union of India, the Supreme Court again struck down the presidential order that aimed at the abolition of privy purses. Yes, privy purses जैसा हमें मालूम है कि उसका एबोलिशन हुआ, और यह सारी चीज़ों के एबोलिशन के बाद आप ऐसा मत समझिए कि इट वॉज अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन। ठीक है, काफ़ी सारी चैलेंजेस आई, काफ़ी सारे जो है काउंटर क्वेश्चंस आए, जिनमें ऐसी याचिकाएं भी है सुप्रीम कोर्ट में सीधे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा हो, क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ भी जो है कुछ ना कुछ तो फंडामेंटल राइट्स के जो उल्लंघन की बात आएगी ही आएगी, उसका वायोलेशन की बात आएगी ही आएगी। तो यहाँ प्रिवी पर्स वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को स्टक डाउन कर दिया था, यानी कि इट डिस्क्लोज्ड एज नल एंड वॉइड। तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो सरकार आफ्टर ऑल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट जो है वो देता है, यानी कि यहाँ भी सरकार की पीछे हट हुई। सुप्रीम कोर्ट जो है इट बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन। तो ऐसा रिलेशन जो है वो डेवलप यहाँ अब धीरे धीरे होने लगा। Following these setbacks, the Government of India passed the 24th and the 25th Constitutional Amendment Act to nullify the effect of this judgment, या to nullify the effect to this judgment। ठीक है, तो यहाँ इन सुप्रीम कोर्ट के इन फटकों से गवर्नमेंट ने जो है एक बाईपास रोड ढूंढा, और 24th और 25th के तहत इन जजमेंट्स को नलीफाई करने के लिए जो जो प्रावधान करने पड़ते हैं उनका निर्माण किया। यानी कि टाइप ऑफ ए राइवल रिलेशनशिप इज बीइंग डेवलप्ड बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन 29th अमेंडमेंट एक्ट 1972 प्लेस द केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमने बताया कि बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। 9th schedule, which means beyond judicial review. So the petitioner in the case challenged the constitutional validity of 24th, 25th and 29th amendment. तो यहाँ petitioner ने वे amendments को भी जो है शंका के दायरे में ले लिया, और उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी कि भाई क्या ये संवैधानिक है, क्या ये असंवैधानिक है। सो दिस वाज द होल केस। जैसे हमने देखा कि यहाँ कोई जो है जुडिशियल हमें हायरार्की नहीं दिख रही है, यानी कि लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, ऐसा कोई जो है ऐसी कोई यात्रा नहीं दिख रही, क्योंकि जैसे हमने देखा केशवानंद भारती यूज्ड आर्टिकल 32 एंड डायरेक्टली अप्रोच्ड सुप्रीम कोर्ट, और जैसे आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक सीधा पहुंचने का एक रास्ता है इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो दिस वाज द होल बैकग्राउंड। अब हमें आर्ग्यूमेंट्स, तर्क वितर्क देखने हैं, दोनों पक्षों के देखने हैं। शुरू में पिटिशनर्स की जो बातें हैं, उनके जो तर्क हैं, उनकी जो दलील है वहां से करना है, जिनके तहत कहा गया है कि द पिटिशनर इन द आर्ग्यूमेंट कंटेंडेड दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टिव, ऐसा यहाँ केशवानंद भारती के द्वारा बताया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट को। They said the Constitution gave Indian citizen freedom, which were to subsist, which were to exist forever, and the Constitution was drafted to free the nation from any future training of the representatives of the people. Yes, तो उन्होंने बताया कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जो मूल भावना है वो लोगों को एक प्रकार से स्वाधीन बनाने की है, स्वाधीनता देने की है, और भविष्य में जो है लोगों के ऊपर अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि है, अपने जो नियुक्त किए गए जो प्रतिनिधि है, उनका भी उन्हें जो है आप कह लीजिए कि एक प्रकार से आंतक सहन ना करना पड़े। सो दिस इज द होल विजन ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा यहाँ केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बातें रखी। अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर द फ्रीडम हैज बीन टेकन अवे बाय द आर्टिकल 31C which has been inserted by 25th amendment।
यस, यहाँ फ्रीडम जो है वो चली गई है। उन्होंने ये भी बताया कि जो 25वें संशोधन के द्वारा जो आर्टिकल 3C लगाया गया है, तो उससे आप कह लीजिए कि एक प्रकार से प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो चला जा रहा है, वायलेशन हो रहा है मूलभूत अधिकारों के। Their argument for restricted power to the parliament was based on the basic features principle propounded by Justice Mudolkar in his dissenting judgment in Sajan Singh case 1964. Yes, Sajan Singh case यहाँ से नींव रखी गई, ठीक है। तब यहाँ जस्टिस मुदोलकर ने, भले ही तब एस्टेब्लिश नहीं हो सका था, मगर यहाँ बेसिक जो फीचर प्रिंसिपल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी बात यहाँ कही थी, उनका आइडिया जो है वो दिया था। तो यहाँ केशवानंद भारती के द्वारा, उनके वकीलों के द्वारा अपनी दलीलों में ये चीज़ें रखी गई। दे प्लीडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 19 सब क्लोज 1F that was violated by the enactment of 24 and 25th constitutional amendment. Yes, तो यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी को रद्द कर दिया गया, जैसे हमने देखा। तो ये 24 और 25वें संवैधानिक संशोधन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना चाहते हैं, या उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की राय जानना चाहते हैं। On the other hand, the state of Kerala argued the power of the parliament to amend the constitution is absolute and unlimited. Yes. दूसरी बाजू ऑन द कॉन्ट्ररी देयर वाज अ रेस्पोंडेंट स्टेट ऑफ केरला। ऑब्वियसली उन्होंने क्या बताया कि भाई संसद की जो ताकत है संविधान को बदलने की, उन्हें जो है अमेंड करने की, संविधान का भाग है मूलभूत अधिकार, तो मूलभूत अधिकार को बदलने की वो असीमित है, यानी कि इट इज अनलिमिटेड। इन ऑर्डर टू फुलफिल द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस गारंटीड टू द सिटीजन इन प्रीएम्बल, देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, एक तरफ जहां प्रीएम्बल में सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात की गई है, साथ ही हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी भी इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो ऐसे कदम उठाने के लिए पार्लियामेंट की जो सत्ता है वो बहुत ही अनलिमिटेड है। पार्लियामेंट हैज एनॉर्मस पावर। द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इरेक्टेड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्लिटेरियन सोसाइटी। यस, जो पूरा संविधान का ढांचा जो है वो एग्लिटेरियन सोसाइटी, यानी कि इक्वलिटी, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी भी शामिल है। इनफैक्ट सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी ही मूल है। Then after, if the power to amend is restricted and arguments of the petitioner are accepted, then the laws made by the state to fulfill socio-economic obligations will come into direct conflict with the fundamental right given under Part 3 of Indian Constitution. ठीक है, अगर यहाँ बताया गया, स्टेट ऑफ केरल ने बताया कि अगर यहाँ याचिकाकर्ता की मांगों को जो है एक प्रकार से एक्सेप्ट किया जाता है और ऐसे कानूनों को असंवैधानिक ठहराया जाता है, तो कोई भी राज्य के, चाहे वो केंद्र का कानून हो चाहे वो अन्य राज्यों के कानून हो, जो कि अपने आप में आर्थिक सामाजिक समानता की बात करते हो, वे सीधे कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे विथ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसी बातें जो है वो यहाँ पेश की गई स्टेट ऑफ केरला के द्वारा। आर्टिकल 31C एसेंशियली लिफ्ट द बैन प्लेस्ड ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 31। उन्होंने बताया कि भाई आर्टिकल 31 है ही इसलिए क्योंकि ऐसा सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस को परिपूर्ण करने के लिए, जो कि प्रीएम्बल में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी में भी है, उनको प्राप्त करने के लिए जो कुछ कानून बनाते हैं, ठीक है, वे यहाँ 31C के तहत बनता है, जिनके ऊपर आर्टिकल 14 लागू नहीं होता, आर्टिकल 19 लागू नहीं होता एंड आर्टिकल 31 लागू नहीं होता। यानी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात ही नहीं है। ये तो सोशियो इकोनॉमिक जो इक्वलिटी है उसे हासिल करने के लिए चीज़ें हो रही है। The respondent went on to claim that Parliament can abrogate fundamental rights such as freedom of speech and expression, freedom to form association or unions, and freedom of religion. Yes, यानी जो प्रतिवादी स्टेट ऑफ केरला था वही यहाँ तक बोल गया कि भाई अगर ज़रूरत लगे किसी भी राज्य को, तो वे भारतीय नागरिक के जो वाक एवं अभिव्यक्ति के जो स्वाधीन में अधिकार मिले हैं वो भी छीन लेंगे। राइट टू एसोसिएशन, यानी कि इकट्ठा होने का अधिकार, शांति से इकट्ठा होने का बिना हथियार के, वो भी छीना जाएगा या छीना जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी जो है छीनी जा सकती है। यहाँ तक वे जो है बोल गए कि भाई जो लेजिस्लेशन है वे इतने पावरफुल है।
द डेमोक्रेसी कैन इवन बी रिप्लेस्ड एंड वन पार्टी रूल एस्टेब्लिश्ड। यस, उन्होंने ये भी बताया कि भाई जो विधान गृह है, जो कानून बनाता है, उसके पास इतनी सत्ता है कि संविधान ने जो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की है उसे भी फेरबदली करके यहाँ भी डिक्टेटरशिप जो है वो अमली की जा सकती है। ठीक है, वहां तक बोल गया कि भाई पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन आर अनलिमिटेड। अब जजमेंट की बारी है, फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्षों को देखा, और जैसे मैंने आपको बताया कि यह एक ऐसा मामला नहीं था जिनमें राइट टू प्रॉपर्टी या अन्य कोई मौलिक अधिकार वायोलेट हो रहे हैं। काफ़ी सारे मामले थे और उन मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले सुनाता आया है। मगर अब की बार जो है वो यहाँ सबसे प्रथम तो प्रिंसिपल फीचर जो स्पेशल जो है फीचर्स है, स्पेशल फीचर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 1964 के साजन सिंह केस में फर्स्ट बार क्लेम हुए थे जस्टिस मुडलकोर के द्वारा। तो यहाँ ये भी बात है। प्लस स्टेट ऑफ केरला गवर्नमेंट का यह रुख है, उनकी यह दलील है कि भाई जो विधायिका है उनके द्वारा कोई भी जो है चीज़ बदली जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। इनफैक्ट जो डेमोक्रेसी है वो भी जो है उसको भी हटाया जा सकता है और डिक्टेटरशिप को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। सो दिस टाइम द थिंग्स वर डिफरेंट। ठीक है, तो इस बार चीज़ें जो है वो कुछ अलग थी। जजमेंट की बारी है, बट ऑब्वियस है गोलकनाथ केस में यही मामले में सुप्रीम कोर्ट की 11 जज की बेंच ने फैसला दिया था। ठीक है, तो यहाँ बट ऑब्वियस है कि उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि मामले सेम है और मामले को जो है पूरा उलट पुलट करना है, मामले के अंदर गहराई से उतरना है। सो दिस टाइम देयर वाज 13 जज बेंच, जिनमें से 7-6 की मेजोरिटी से, यानी कि 7 वेर इन यस एंड 6 वेर opposing this particular judgment. Majority held that the parliament in the exercise of the constituent power can amend any provision of the constitution. Yes, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा कोई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए धारा 368 है और उसने पार्लियामेंट को पावर दी है, तो पार्लियामेंट कर सकती है, कोई भी प्रोविजन को चेंज कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। द कोर्ट गिव द फॉलोइंग रीजन। कुछ कोर्ट ने जो है इसके कारण रखे। पहला, द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लोकेटेड इन आर्टिकल 368। यस, और 368 क्या कहता है कि भाई पार्लियामेंट के पास सारी चीजें जो है वो जो सारी शक्तियां हैं वो निहित है। सेकंड, नाइदर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी और इज लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। और ऐसा भी नहीं है कि आर्टिकल 13 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन या उसका अमेंडमेंट कोई कानून है, वो तो नहीं है। Law in Article 31 means law enacted by the legislature subject to the provision of the Constitution. Yes, law तेरा क्या कहता है कि भाई पार्लियामेंट का कानून ऐसा होना चाहिए कि सारी संवैधानिक जो प्रावधान है, सारे प्रमुख प्रावधान, ना केवल प्रमुख बाकी सारे प्रावधान उनके अकॉर्डेंस में हो, उनके साथ जो है मिलता जुलता हो, उसको वायोलेट ना करता हो, उसको उल्लंघन ना करता हो। लॉ इन आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 डज नॉट मीन the constitution is the supreme law. Third, an amendment of the constitution is an exercise of the constituent power. Yes, और constitution में जो amendment करना है वो अपने आप में संविधान के द्वारा मिली हुई जो शक्ति है उसका उपयोग करना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला यह मुद्दा आया सुप्रीम कोर्ट के इस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मुद्दे का। The majority view in गोलकनाथ case is with respect wrong. Yes, जो गोलकनाथ में जो चीज़ है कोर्ट के द्वारा आई थी उसमें कुछ खामी है, कुछ क्षति है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ स्वीकारा। फोर्थ, there are no express limitation to the power of amendment. Fifth, there are no implied or inherent limitation on the power of amendment. यानी कि जो संवैधानिक संशोधन है वो पावरफुल ही है। संवैधानिक संशोधन यानी कि संविधान में मूल संविधान की चीज़ों को आप बदल सकते हैं, वो बात तो तय है, उसमें कोई शंका नहीं है। नाइदर द प्रीएम्बल नॉर आर्टिकल 13(2) इज एट ऑल द लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ अमेंडमेंट। यस, पावर ऑफ अमेंडमेंट इतना ज़्यादा है कि उसके ऊपर ना तो प्रीएम्बल जो है उसके कोई उसकी बातें, उसके प्रावधान लागू होते हैं, और ना तो आर्टिकल 13(2) के। सिक्स्थ, द पावर टू अमेंड इज वाइड एंड अनलिमिटेड। द पावर टू अमेंड मीन्स the power to add, alter, repeal any provision of the constitution. Yes, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई पार्लियामेंट के पास ये पावर्स तो रहने ही चाहिए, क्योंकि उन्हें देश चलाना है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, साथ ही में डायनामिक होना चाहिए,
ठीक है, अलग अलग जो समय है उससे बदलने की उसमें ताकत होनी चाहिए। तो ये अमेंडमेंट के पावर्स जो है वो तो देने ही चाहिए। और यहाँ ये भी बताया कि भाई अमेंडमेंट्स यानी कि उसमें कुछ चीज़ें जोड़ना, उसमें से कुछ चीज़ें निकालना, चीज़ों में जो है कोई सुधार करना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है जो पार्लियामेंट के पास है, जो अनलिमिटेड है। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए सोशल डॉक्यूमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि भाई भारत का जो संविधान है वो पूरे विश्व में सबसे प्रथम सामाजिक जो है कोई दस्तावेज है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान की सराहना की। द मेजॉरिटी ऑफ इट्स प्रोविजंस आर either directly aimed to furthering the goals of social revolution by establishing the conditions necessary for its achievement, yet despite the primation of entire constitution by the aim of national renaissance, the core of the commitment to the social revolution lies in part 3 and 4 in the fundamental rights and directive principle of state policy। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह ऑब्जर्व किया गया कि भाई देखिए भारतीय संविधान कुछ ऐसा है कि उसकी जो अधिकांश जो धाराएं है, जो उसके अधिकांश प्रावधान है, वो अपने आप में सोशल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, और उसके लिए जो है उस ध्येय तक, उस एम तक पहुंचने के लिए एक मैकेनिज्म भी साथ में ले डाउन करते हैं। और उसमें कोर, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोर, अगर कोई सोशलिज्म की बात करता है, सोशल डेवलपमेंट की, सोशल इक्वलिटी की बात करता है, तो वो दो भाग है, भाग 3 और भाग 4। ये नोंदनीय चीजें है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई है। भाग 3 और भाग 4 अपने आप में जो है पूर्ण रूप से सोशल रिफॉर्म, सोशल रिवॉल्यूशन को समर्पित है। तो यहाँ ये भी हमें देखना है, जिनमें मौलिक अधिकारों के जो है भाग 3 की बात है, और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत या राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत, उनकी बात यहाँ की गई है। देयर आर द कॉन्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस आर द कॉन्सेंस, यस, यही तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना है। आप कह लीजिए, इन अदर वर्ड्स, दिस इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Therefore, to implement the duties imposed on the state under Part 4, it may be necessary to abridge certain respect the rights conferred on the citizen or individuals under Part 3। Yes, तो यहाँ कहा गया कि भाई Part 3 and Part 4 में इम्प्लीमेंटेशन में ध्यान रखना है, और ध्यान ये रखना है कि Part 3 जो है वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, Part 3 जो है वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, ये थोड़ा सा आगे होना चाहिए। So the court held the 24th amendment to the constitution as valid, यानी कि जो 24वां अमेंडमेंट था वो वैलिड है। कोर्ट ने कुछ उसके ऊपर जो है दूसरी हरकत नहीं दी। On the question to which extent the constitution can be amended, the court deduced the doctrine of basic structure। Yes, जो दूसरा मुद्दा था कि भाई कितनी हद तक संसद जो है वो संविधान को बदल सकती है, अन्यथा एक दिन, जैसे स्टेट ऑफ केरला ने बताया कि भाई हम तो यहाँ पूरी जो डेमोक्रेसी है उसका तत्व ही हटा सकते हैं। तो यहाँ ये एक महत्वपूर्ण न्यायिक प्रश्न था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हाँ, अब कितने हद तक कर सकता है। पहले तो बता दिया कि भाई कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर कितने हद तक, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से कोइन की एक अवधारणा, बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा, जिसने पूरे भारत के संविधान को बदल कर रख दिया, और वो है भारतीय संविधान के मूल तत्व। It implies that through Parliament that has the power to amend any provision of the Constitution, it cannot in any manner interfere with the features so fundamental to the Constitution without which the Constitution would be spiritless। Yes, Parliament को powers होनी चाहिए, मगर इतनी भी नहीं कि वे Parliament के जो कुछ विशेष लक्षण है उनको बदल दे या उनको बदल सके, इतनी सत्ता नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा स्पिरिटलेस हो जाएगा। ऐसा भी यहाँ हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने नोट किया। विथ रिगार्ड टू द 25th अमेंडमेंट, द कोर्ट हेल्ड दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द अमेंडमेंट इज वैलिड। यस, 25वें अनुसंधान की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई इसका जो प्रथम भाग है वो वैलिड है, वो जो है वैध है। हाउएवर, द कोर्ट डिक्लेयर्ड द पार्ट विच रीड एंड नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट it is for giving effect to such policies shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy as unconstitutional। ठीक है, तो जो ये दूसरा भाग है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी। In other words, the law enacted to give effect to the directive principle of state policy under Part 4 are open to judicial review। ठीक है, तो यहाँ DPSP
का दायरा क्या है, क्या वो जुडिशियल रिव्यू में आते हैं, क्या वो न्यायिक समीक्षा में आते हैं, क्या वो नहीं आते हैं, अब वो यहाँ तय करना था। द कोर्ट also held the 29th amendment as valid. कोर्ट ने 29th amendment को भी valid बना दिया. However, it said that the question whether the act included in the 9th schedule by that amendment or any provision of those act abrogates any of the basic element of the constitutional structure or denudes them to their identity will have to be examined when the validity of those acts come up for consideration. Yes, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बात अच्छी नोट की कि भाई भले ही नौवीं अनुसूची में कानून जो है वो चला गया है, मगर फिर भी अगर उससे भारतीय संविधान के कोई मूलभूत तत्वों को हनन हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो अवश्य उसको जुडिशियल रिव्यू के दायरे में लाया जाएगा. इन अदर वर्ड्स, द लॉ इंक्लूड्स इन द 9th शेड्यूल कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड्स दैट दे एब्रोगेट द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो कि यहाँ में देखनी थी. 3 महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स हमें देखने थे जो आपको मालूम होने चाहिए, विच मीन्स 24th, 25th, 29th. ठीक है, इनमें कुछ ऐसे फेरफार हुए जिनके तहत राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसको फंडामेंटल राइट से निकाल कर एक लीगल राइट बना के रख दिया. ठीक है, और जैसे हमें मालूम है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उनकी जो है उनका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है राष्ट्र के लिए, और भारत जैसे ऐसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है. तो ये सारी बातें थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बताई. अब हमें इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट देखने हैं. सबसे प्रथम शुरू करेंगे इसकी महत्व की जो है बातों से, जिनमें इंपॉर्टेंस में कहा गया है कि केशवानंद भारती केस ओवररूल्ड गोलकनाथ केस जजमेंट विथ रिगार्ड टू द पावर ऑफ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. यस, इट ओवररूल्ड गोलकनाथ जजमेंट, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि भाई क्षति हो गई है, हमसे एक क्षति हो गई है. तो गोलकनाथ केस की जो बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि 11 जजों से बनी थी, उससे भी एक बड़ी बेंच का निर्माण किया गया. 13 जज थे जिसमें, और जो है यह फैसले को ओवर रूल किया गया और नई एक अवधारणा प्रस्थापित की गई. तो ये इसकी सबसे प्रथम महत्व की बात है. ऑल द अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन वेर सब्जेक्टेड टू द टेस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. यस, दूसरी बात यह कि यह फैसले ने प्रस्थापित किया कि भाई कोई भी संविधान का अमेंडमेंट हो, कोई भी संविधान का अमेंडमेंट हो, उसे जो है बेसिक स्ट्रक्चर के परीक्षा में से गुजरना ही पड़ेगा. चाहे वो 9वें शेड्यूल में क्यों ना चला गया हो, फिर भी उसे जुडिशियल जो है रिव्यू के तहत जो बेसिक स्ट्रक्चर से उन्हें वायलेट नहीं कर रहा है, ये तो देखना ही पड़ेगा. सो ये भी अच्छी बात हुई. फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गिवन इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ बेसिक एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द लिस्ट इंक्लूड्स, जैसे हमने बताया कि कोई ऐसी स्पेसिफिक अवधारणा नहीं दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग केसों में जब चीज़ें सामने आई अलग अलग मामलों में, तो सुप्रीम कोर्ट चीज़ों को साइड में रखती गई और बताती गई कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का. तो कुछ ऐसा आइडिया हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, कैसी सूची बना सकते हैं, जिनमें सबसे प्रथम है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कहीं पर भी संविधान की सर्वोपरिता साबित करनी है, ठीक है, तो संविधान ही सर्वोपरि है, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, इसको कोई अमल नहीं कर सकता, पार्लियामेंट भी नहीं. सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, भारत की सार्वभौम की बात है, भारत के संप्रभुता की बात है, तो यहाँ इंडिया इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, उसमें कोई फेरफार नहीं किया जा सकता. रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. यस, देखिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रजासत्ताक, ये दोनों बिंदु को संविधान के मूलभूत ढांचे के तहत रख दिया, ताकि भविष्य में कोई ऐसी जो है एक तंत्रीय सरकार के द्वारा कोई ऐसा कदम ना उठाया जा सके. जैसे स्टेट ऑफ केरला के आर्ग्यूमेंट में हमने देखा था, उनके द्वारा जो पेश किए गए तर्क है उनमें जिस प्रकार से चीजें थी. फिर सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यस, सेक्युलर बिन सांप्रदायिक. नॉट इवन पार्लियामेंट कैन चेंज दिस नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ आवर लॉ ऑफ लैंड. नॉट इवन पार्लियामेंट कैन चेंज. फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. यस, उसे भी कोई चेंज नहीं कर सकता. सेपरेशन ऑफ पावर्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. यस, यानी कि जो जैसे हमें मालूम है कि कोई भी सरकार होती है, उनके मूलभूत 3 अंग होते हैं, तो यहाँ तीनों के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने तय किया है, वही यहाँ लागू होना चाहिए. इसमें कोई फेरफार किसी के भी द्वारा नहीं किया जा सकता. फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल कैरेक्टर, एक ही
मात्र पूरे भारत का संविधान, कोई राज्यों के संविधान नहीं, कुछ नहीं। बेसिक राइट्स ऑफ पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जो भाग 3 में है, वो संविधान का मूलभूत तत्व है, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। जितने अमेंड करने थे वो कर लिए 1973 के इस फैसले के पहले, मगर उसके पश्चात उसमें कोई फेरफार किसी के भी द्वारा नहीं किया जा सकता, सरकार चाहे कितनी भी ताकतवर हो। एंड लास्ट वन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यस, एकता और भारत की अखंडितता, अगर इससे संबंधी भी कोई बात आए तो कोई भी कानून जो है वो चल नहीं सकता, सारे कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनली कहलाएंगे। नोट, यहाँ के नोंद दी गई है, एटलीस्ट 20 फीचर्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज बेसिक और एसेंशियल बाय कोर्ट्स इन न्यूमरस केसेस। ओनली जुडिशरी कैन डिसाइड व्हाट इज टू बी कंसीडर्ड एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, और ये पावर भी जुडिशरी ने अपने साथ में ही रखा, न्यायपालिका ने, कि भाई हम ही डिसाइड करेंगे कि भारत के संविधान के मूल तत्व कौन कौन से हैं। अन्य किसी के भी पास, किसी भी सरकार की शाखा के पास यह सत्ता नहीं है। सो दिस वर सम इम्पोर्टेंस। बेसिक स्ट्रक्चर का जो लिस्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए, उनके जो एलिमेंट्स है। जैसे यहाँ देखा कि भाई आज तक सुप्रीम कोर्ट ने लगभग ऐसी 20 चीज़ें जो है वो इस अवधारणा में सूचित की है, जिनमें से हमने 9-10 के ऊपर तो बात ही कर ली है, यानी आप ढूंढ सकते हो और आपके रिकॉर्ड में रख सकते हो। अब इम्पैक्ट की बात है, इससे क्या प्रभाव पड़ा। देयर वर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द जजमेंट। यस, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई क्योंकि पूरा जो है उथल पुथल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को बांध ही दिया, ऐसा कहिए तो भी चलेगा। एज अ रिएक्शन टू द जजमेंट, द गवर्नमेंट एलिवेटेड जस्टिस एन राय टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस, देयर बीइंग 3 अदर जजेस हु वर सीनियर टू हिम ऑन द बेंच एट दैट टाइम। यस, तो यहाँ सरकार ने अब जो रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस है जजों की, उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, क्योंकि अब सरकार जो है उसके हाथ बांध दिए सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार जो है वो ताकतहीन हो गई, ताकतहीन कर दिया इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इन दैट केस अब जो है सरकार ने गंदा खेल खेलना शुरू किया। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उनके ही देखरेख में यह सारी चीज़ें होने लगी। उन्होंने जो है एन राय को एलिवेट किया। अन्यथा क्रम ये होता है कि कोई एक चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं तो अन्य जो 30 जज है उनमें से जो सीनियर मोस्ट है उनकी बारी आएगी, ठीक है, दिस इज द ट्रेडिशन। मगर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 सारे जज थे, 3 यहाँ क्रम में थे, मगर यहाँ 4th को सीधा सीजीआई बना दिया, क्योंकि यह जो जजेस थे, ऑनरेबल जजेस, इन्होंने जो है यह फैसला दिया था। वे इस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के फैसले के जो है बेंच के भाग थे, उनका हिस्सा थे। सो दिस वाज द सिनेरियो, ये प्रभाव आया। In 1975, the then Chief Justice N. Rai set up a bench of 13 judges to review Kesavanand Bharati case, but the review process was improper. ठीक है, क्योंकि वे सरकार के ही आदमी थे, तो उन्होंने सरकार की देखरेख में पूरे केशवानंद भारती का सुओमोटो जुडिशियल रिव्यू, सुओमोटो, ठीक है, अपनी विवेक शक्ति से ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपना ही जो है जजमेंट वो फिर से रिव्यू करने का प्रयास किया सरकार की जो है दिशा में या उसके निर्देश पर। बट द रिव्यू प्रोसेस वॉज इम्प्रॉपर। मगर यह जो पूरी समीक्षा प्रक्रिया थी वो बेहतर नहीं थी, अच्छी नहीं थी। द गवर्नमेंट हेडेड बाय इंदिरा गांधी सॉट टू अंडू द इम्प्लीकेशंस ऑफ केशवानंद भारती केस। इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उनके नेतृत्व में वो बहुत ही क्यूरियस हुई कि कैसे इस फैसले को नलीफाई किया जा सके, क्योंकि यहाँ इस फैसले ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि सरकार की जो शक्ति है वो शून्य कर दी थी। सो इन दैट केस it was but obvious reaction. And lastly, government enacted 42nd Amendment Act 1976 giving unlimited power to parliament to amend the constitution. Yes, और उसको नलीफाई करने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार एक संशोधन लाई, संवैधानिक संशोधन, बहुत ही मशहूर संशोधन है 42वां, जिसके तहत संविधान को जो है संसद को असीमित सत्ताएं दी गई, संविधान को बदलने की, उनमें संशोधन करने की। नो बेसिक डॉक्ट्रिन, नथिंग। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट वैलिडिटी ऑफ नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ऑन एनी ग्राउंड। इसने ये भी जो स्पष्ट किया कि भाई कोई भी अमेंडमेंट कोई भी कारणवश किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकता, यानी कि द होल अमेंडमेंट्स, ईच एंड एवरी अमेंडमेंट्स विल बी बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू।
ये बात यहाँ 42nd अमेंडमेंट ने कही, और 42nd अमेंडमेंट तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, इतने सारे जो है प्रावधान है, इतनी सारी शक्तियां इसने सरकार को दी कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम मिल गया है। तो इस तरीके से यह जो पूरा प्रभाव है वो यह अकेले फैसले से पड़ा, और इस फैसले ने भारतीय संविधान एवं भारतीय जुडिशियरी कह लीजिए, सरकार की दिशा कह लीजिए, सरकार का अप्रोच कह लीजिए, इन सारी चीज़ों को सदैव के लिए बदल के रख दिया। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। जैसे हमने कहा कि परीक्षा संबंधी तो है ही है, मगर यहाँ अगर राजनीति की चीज़ों को, लीगल ज्ञान को अगर आपको देखना है तो ऐसे मामले आपको देखना चाहिए, ये ज्ञानवर्धक है। अब मिलेंगे हम लोग इसी श्रृंखला के अन्य लेक्चर में। साथ ही ग्रोथमाउंट यूपीएससी के इस जो है यूट्यूब के मंच से काफ़ी सारी जो है चीज़ें चल रही है। एक प्लेलिस्ट हमारा टोटली सोलरली डेडिकेटेड टू इम्पोर्टेंट लॉज है विच ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, जो 75 वर्ष में अलग अलग कानून हुए, जिनमें हमने ब्रिटिश समय के कानूनों से शुरुआत की थी, कैसे हमारे संविधान का गठन हुआ, संविधान के गठन के लिए कौन कौन से कानून में से प्रावधान लिए गए थे, ये सारी चर्चा अलग अलग उपाख्यानों में एक एक कानून की जो है चर्चा आपको यही प्लेटफॉर्म से मिलेगी। प्लस एडिटोरियल्स जो है वो भी जो हम लोग ला रहे हैं, फिलहाल जो है उसमें एक वैक्यूम चल रहा है, मगर वी विल गेट बैक टू इट एज सुन एज पॉसिबल। तो आज इतना ही हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए ग्रोथमाउंट यूपीएससी देखते रहिए। साथ ही हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है मित्र जो कि अपने आप में सीरियस छात्र हो, सीरियस एस्पिरेंट्स हो, तो उनको आप हमारी चैनल शेयर कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब करवा सकते हैं। आज इतना ही, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।